हिंदुत्व के आतंकी सामाजिक लोकतंत्र पर सुनियोजित आक्रमण कर रहे थे। गणतंत्र दिवस जैसा पवित्र दिन भी नफरत फैलाने का एक जरिया मात्र दुकानदार को तंग करने की घटना को गणतंत्र दिवस के 5 दिन बाद जो हुआ वह किसी भी सभ्य समाज के तो उसमें केवल अपराधी नहीं थे, उनमें एक जहरीली विचारधारा सवाल के साथ खड़ा है और 100 के करीब लोग उसे गालियां दे रहे हैं। उसे हिंदुत्व के आतंकी देहरादून से 120 किलोमीटर चलकर के चेहरे एक ही हो गए हैं। कई बार यह फर्क करना मुश्किल हो जाता है आ गया है कि हम अपनी चुप्पी तोड़ें। यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहादुरी और नफरती भीड़ की कायरता के बीच का अंतर समझाएं, उन्हें सिखाएं कि देश प्रेम तिरंगा फहराने के साथ साथ अपने पड़ोसी के इनकी संगत और असर से दूर रहने के लिए शिक्षित और प्रशिक्षित करें। साथियों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल जरूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। दीपक कुमार कश्यप ने हिंदुत्व के आतंकियों को जवाब दिया कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। जी हाँ, दीपक कुमार कश्यप ने आतंकियों से कहा कि उसका नाम मोहम्मद दीपक है। उस दिन कोटद्वार की सड़कों पर केवल एक नाम नहीं गूंजा था, बल्कि भारत के संविधान की आत्मा ने एक युवक के कंठ से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। जब दीपक कुमार कश्यप ने भीड़ की हिंसक आंखों में आंखें डालकर कहा मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, तो वह केवल अपना नाम नहीं बदल रहे थे, बल्कि वह उस 70 साल के बुजुर्ग के अपमान को अपने सीने पर ले रहे थे। जिस वक्त दीपक कुमार कश्यप ने स्वयं को मोहम्मद दीपक बताया, उस वक्त वे हिंदुत्व के आतंकियों द्वारा एक 70 साल के उत्पीड़ित बुजुर्ग के दर्द को महसूस कर रहे थे। आधुनिक होने का एक अर्थ दर्द में साझेदार होना माना गया है। इस तरह से देखें तो दीपक कुमार कश्यप आधुनिकता के विचार को जी रहे थे। आधुनिक होने का मतलब केवल ऊंची इमारतें या तकनीक नहीं है। आधुनिकता का वास्तविक अर्थ है दूसरे के लिए दर्द को महसूस करने की क्षमता। दीपक उस पल में बहुत ही आधुनिक व्यक्ति थे, क्योंकि उन्होंने एक उत्पीड़ित बुजुर्ग की सिसकियों में अपनी मां का रोना और अपने पिता की बेबसी देखी होगी। किसी भी लोकतंत्र को विकसित होते रहने के लिए उस देश में सामाजिक लोकतंत्र को भी विकसित करना होता है। दीपक कुमार स्वयं को मोहम्मद दीपक बताकर सामाजिक लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभा रहे थे। लोकतंत्र केवल सरकारी लोकतंत्र से विकसित नहीं हो सकता, जिसे फॉर्मल डेमोक्रेसी कहा जाता है। लोकतंत्र के मजबूत होने के लिए सामाजिक लोकतंत्र बेहद जरूरी शर्त होती है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में अपने अंतिम भाषण में एक चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि बिना सामाजिक लोकतंत्र के राजनीतिक लोकतंत्र रेत के महल की तरह ढह जाएगा। एक तरफ तो मोहम्मद दीपक सामाजिक लोकतंत्र को मजबूत कर रहे थे, तो दूसरी तरफ हिंदुत्व के आतंकी सामाजिक लोकतंत्र पर सुनियोजित आक्रमण कर रहे थे। फॉर्मल डेमोक्रेसी कहती है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, लेकिन क्या समाज के लोग अपने जीवन में इस सिद्धांत को अपनाते हैं या नहीं? यह सामाजिक लोकतंत्र की मजबूती या कमजोर स्थिति को दर्शाते हैं। सोशल डेमोक्रेसी वह है जब समाज का एक व्यक्ति दूसरे की पहचान के कारण उसे गले लगाता है, न कि उसे प्रताड़ित करता है। दीपक कुमार ने मोहम्मद दीपक बनकर इसी सामाजिक लोकतंत्र की ढाल बनने का प्रयास किया। एक तरफ वह अकेले इंसानियत की दीवार बनकर खड़े थे, तो दूसरी तरफ नफरत की वह संगठित भीड़ थी, जिसके लिए गणतंत्र दिवस जैसा पवित्र दिन भी नफरत फैलाने का एक जरिया मात्र था। यह बात गौर करने लायक है कि हिंदुत्व के आतंकियों द्वारा 70 साल के एक बुजुर्ग दुकानदार को तंग करने की घटना को गणतंत्र दिवस के दिन अंजाम दिया गया। उन आतंकियों ने काफी सोच विचार करने के बाद यह तय किया होगा कि गणतंत्र दिवस के दिन ही नागरिक बोध पर हमला करना चाहिए। उस हमले के दौरान दीपक कुमार एक बुजुर्ग सह नागरिक की मदद कर रहे थे। यह काम न तो उत्तराखंड की पुलिस को अच्छा लगा और ना ही हिंदुत्व के आतंकियों को।
गणतंत्र दिवस के 5 दिन बाद जो हुआ वह किसी भी सभ्य समाज के माथे पर कलंक है। 31 जनवरी को जब हूटर लगी गाड़ियां दीपक के जिम के बाहर रुकी तो उसमें केवल अपराधी नहीं थे, उनमें एक जहरीली विचारधारा सवार थी। कल्पना कीजिए उस मंजर की, एक बेटा अपनी मां, पत्नी और मासूम बेटी के साथ खड़ा है और 100 के करीब लोग उसे गालियां दे रहे हैं, उसे खत्म करने की धमकियां दे रहे हैं। वह मां जिसने दीपक को निडर होना सिखाया, आज उन दरिंदों की बदजुबानी सुनकर सिसक रही थी। पत्नी और बेटी के चेहरे पर खौफ की वह लकीरें थी जो शायद ताउम्र नहीं मिटेंगी। विडंबना देखिए, यह सब उस राज्य में हो रहा था जहां की पुलिस सुरक्षा का दम भरती है। हिंदुत्व के आतंकी देहरादून से 120 किलोमीटर चलकर कोटद्वार पहुंच गए, लेकिन कहीं पर भी पुलिस ने उनकी हूटर लगी गाड़ियों को सीज नहीं किया। 120 किलोमीटर तक हूटर बजाती गाड़ियां बेखौफ दौड़ती रहीं, लेकिन खाकी वर्दी ने उन्हें टोकना भी मुनासिब नहीं समझा। क्या प्रशासन और वे नफरती तत्व एक ही सिक्के के दो पहलू बन चुके थे? तो क्या यह समझा जाए कि हिंदुत्व के वे आतंकी उत्तराखंड राज्य का ही एक्सटेंशन थे, या वे स्वयं ही राज्य बन गए थे? यह पहली बार नहीं है जब पहाड़ों की शांति को नफरत की आग में झोंका गया हो। हमें याद है वह सिख ऑफिसर गगनदीप जिसने अपनी जान पर खेलकर एक मुस्लिम युवक को लिंचिंग से बचाया। कुछ साल पहले ही उत्तराखंड के रामनगर में हिंदुत्व की मानसिकता से प्रभावित गुंडे एक मुस्लिम युवक को पीट पीट कर मार देना चाहते थे। मौके पर मौजूद एक सिख पुलिस ऑफिसर गगनदीप ने भीड़ का मुकाबला किया और मुस्लिम युवक को लिंच होने से बचा लिया। उस मामले में भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। उस समय भी हिंदुत्व के आतंकियों ने गगनदीप के लिए काफी बुरा बुरा कहा था। हमें याद है शैला नेगी जिसने जब नफरत के खिलाफ आवाज उठाई तो हिंदुत्व के आतंकियों ने उसकी अस्मत तक को लूटने की घिनौनी इच्छा जाहिर की। वही शैला नेगी जो हिंदुत्व के आतंकियों के सामने बहादुरी से खड़ी हो गई थी, क्योंकि आतंकी मुसलमानों को गालियां दे रहे थे। भले ही दीपक कुमार, गगनदीप और शैला नेगी के मामले में अनेक लोग मानवता और जनतंत्र के पक्ष में खड़े नजर आए, लेकिन जिस तेजी के साथ भारत सहित उत्तराखंड में हिंदुत्व के आतंक का प्रसार हुआ है और उसके आतंकी बढ़े हैं, उस बढ़त के सामने दीपक कुमार, गगनदीप और शैला नेगी को मिला समर्थन काफी कम है। क्योंकि इस बात के अनेक सबूत हैं कि राज्य और हिंदुत्व के आतंकियों के चेहरे एक ही हो गए हैं। कई बार यह फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि कौन आतंकी है और कौन प्रशासन। ये नाम उम्मीद की किरण तो हैं, लेकिन कड़वा सच यह है कि नफरत का सैलाब इन छोटी किरणों को निगलने पर आमादा है। प्रशासन और आतंकियों के बीच की लकीर इतनी धुंधली हो चुकी है कि यह पहचानना मुश्किल है कि रक्षक कौन है और भक्षक कौन। समय आ गया है कि हम अपनी चुप्पी तोड़ें। यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक ऐसे समाज में सांस लें जहां इंसानियत धर्म से बड़ी हो, तो हमें उन्हें इंसान बनाना होगा। अपने बच्चों को दीपक कुमार कश्यप जैसे लोगों की बहादुरी और नफरती भीड़ की कायरता के बीच का अंतर समझाएं। उन्हें सिखाएं कि देश प्रेम तिरंगा फहराने के साथ साथ अपने पड़ोसी के आंसू पोंछने में भी है। आतंकियों से मुकाबला करने का एक तरीका यह हो सकता है कि माता पिता अपने बच्चों को हिंदुत्व के आतंकियों के आतंक की कहानियां सुनाएं और अपने बच्चे बच्चियों को इनकी संगत और असर से दूर रहने के लिए शिक्षित और प्रशिक्षित करें। यह समय की मांग है। ऐसा करके हम देश के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त कर सकते हैं और देश प्रेमी होने के एहसास के साथ जी सकते हैं। जब तक हम अपनों को यह नहीं सिखाएंगे कि धर्म, जाति, लिंग आदि के नाम पर किसी का अपमान पूरे राष्ट्र का अपमान है, तब तक सामाजिक लोकतंत्र की जड़ें कमजोर ही रहेंगी। दीपक ने अपने हिस्से का काम किया, अब हमारी बारी है। अब सवाल हमसे है, क्या हम इंसानियत के पक्ष में खड़े होने का साहस जुटा पाएंगे? नमस्कार, मैं बीरेंद्र सिंह रावत।